आज से करीब 5 साल पहले 27 अगस्त 2021 हरियाणा का रोहतक शहर। सुबह के लगभग 11 बजे का समय। एक ही परिवार के 4 सदस्य गोलियों से लहूलुहान पड़े थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोहतक ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी। घटना से पहले क्या हुआ, हत्या वाले दिन क्या क्या हुआ, पुलिस को कैसे शक हुआ, जांच में क्या सामने आया और आखिर इस केस ने पूरे देश को क्यों झकझोर दिया। ये विवरण सार्वजनिक समाचार रिपोर्टों और पुलिस जांच के आधार पर है। रोहतक के विजयनगर इलाके में रहने वाला मलिक परिवार शहर के संपन्न परिवारों में गिना जाता था। परिवार के मुखिया प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे। घर में आर्थिक रूप से किसी चीज की कमी नहीं थी। हम बड़ा मकान, अच्छी गाड़ियां और समाज में सम्मान। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि ये एक आदर्श परिवार है। परिवार में पिता, मां, नानी, बेटा अभिषेक और छोटी बहन रहते थे। पड़ोसियों के अनुसार परिवार सामान्य और मिलनसार था। किसी को कभी ऐसा नहीं लगा कि इस घर के अंदर कोई गंभीर विवाद चल रहा है। लेकिन पुलिस की जांच में बाद में दावा किया गया कि परिवार के भीतर कुछ निजी मुद्दों को लेकर लंबे समय से तनाव था। पुलिस के अनुसार अभिषेक और परिवार के बीच कुछ व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर मतभेद बढ़ते जा रहे थे। इन कारणों को पुलिस ने अपनी जांच में संभावित मकसद बताया, हालांकि इन्हें अदालत द्वारा स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। 27 अगस्त 2021 की सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। परिवार ने साथ बैठकर नाश्ता किया। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इस घर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। पुलिस के अनुसार नाश्ते के बाद अभिषेक ऊपर अपनी बहन के कमरे में गया। बताया गया कि उसने टीवी चलाया ताकि गोली चलने की आवाज बाहर कम सुनाई दे। इसके बाद बहन पर गोली चलाई गई। इसके बाद वो नीचे आया और अपनी नानी को किसी बहाने से ऊपर कमरे में बुलाया। पुलिस का आरोप है कि वहां भी गोली मार दी गई। कुछ मिनट बाद जब मां ऊपर पहुंची तो उन पर भी हमला किया गया। सबसे आखिर में पिता पर हमला हुआ, जो नीचे आराम कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि उन पर बेहद करीब से कई गोलियां चलाई गईं। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार खत्म हो चुका था। पुलिस के अनुसार वारदात के दौरान इस्तेमाल किया गया हथियार घर में रखा लाइसेंसी रिवॉल्वर था। सोचिए, जिस घर में कुछ देर पहले हंसी की आवाजें थीं, उसी घर में अब सिर्फ सन्नाटा था। अब सवाल था, इतनी बड़ी घटना के बाद क्या किया गया? पुलिस जांच के अनुसार घटना के बाद अभिषेक घर से बाहर चला गया। बाद में उसने अपने परिजनों के फोन पर कॉल की और फिर रिश्तेदारों से संपर्क कर यह कहा कि घर वाले फोन नहीं उठा रहे हैं। जब लोग घर पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। बहन उस समय जीवित थी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि शायद किसी बाहरी व्यक्ति ने हमला किया है, लेकिन पुलिस की नजर कुछ ऐसी बातों पर गई जो इस कहानी से मेल नहीं खा रही थी। जांच शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम पहुंची। सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड, हथियार और घर के अंदर मिले सबूतों की जांच की गई। इसी दौरान पुलिस ने अभिषेक से कई बार पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उसके बयान बार बार बदल रहे थे। कभी उसने एक बात कही, फिर दूसरी, फिर तीसरी। यही वो मोड़ था जहां जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। कुछ दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कहा कि उपलब्ध सबूतों तथा पूछताछ के आधार पर उसी पर संदेह मजबूत हुआ। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जांच के निष्कर्ष साझा किए। पुलिस के अनुसार परिवार अभिषेक के कुछ निजी फैसलों और उसके रिश्ते का विरोध कर रहा था। जांच अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि वो जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए आर्थिक मदद चाहता था, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। पुलिस ने इन्हीं कारणों को इस अपराध का संभावित मकसद बताया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पुलिस के आरोप थे और किसी भी आपराधिक मामले में अंतिम निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया के बाद ही माना जाता है। यह मामला सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं आया कि एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई, बल्कि इसलिए भी कि आरोपी उसी परिवार का बेटा बताया गया। इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि परिवारों के भीतर चल रहे तनाव, संवाद की कमी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे कितने गंभीर हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या अदालत ने इस मामले में फैसला सुना दिया गया?
इस केस में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू के खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और मामला अदालत में विचाराधीन है। हालांकि जुलाई 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार इस मामले में ट्रायल कोर्ट का कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि आरोपी को दोषी ठहरा दिया गया है या उसे बरी कर दिया गया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत गवाहों के बयान, फॉरेंसिक साक्ष्य, दस्तावेजी सबूत और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय देती है। यही कारण है कि किसी भी आरोपी को अदालत के अंतिम फैसले से पहले कानून की नजर में दोषी नहीं माना जाता। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित रिसर्च वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।